नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश इंडिया के बारे में। तो दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया के संबंधित जो भी क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं वो एमसीक्यूज देखेंगे, साथ ही उससे रिलेटेड थ्योरी भी आज की क्लास में कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों, ब्रिटिश भारत के अंदर पहले गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। दोस्तों, 1833 के अंदर एक अधिनियम आया था जिसका नाम है चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के जो गवर्नर थे, तत्कालीन बंगाल के गवर्नर थे, उसको ही भारत के गवर्नर के रूप में नामित किया गया था। तो तत्कालीन जो बंगाल के गवर्नर थे उनका नाम था विलियम बेंटिक और इनको ही भारत का पहला गवर्नर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो दोस्तों, भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के पहले भारत में जो प्रशासनिक हेड हुआ करता था उसको कहते थे गवर्नर जनरल। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में एक नई पोस्ट बनाई गई थी, उसका नाम दिया गया था वायसराय। मतलब 1857 की क्रांति से पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उसके बाद में इस पद का नाम वायसराय कर दिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी भारत के अंदर सबसे लंबे समय तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया है। इन्होंने लगभग 8 साल तक भारत के अंदर गवर्नर जनरल का काम किया है। 1848 से लेकर 1856 तक इन्होंने यहाँ पे भारत के अंदर वायसराय के रूप में या गवर्नर जनरल के रूप में, जो पहले पोस्ट हुआ करती थी, उस पद पर कार्य किया है। इसके कार्यकाल के दौरान 2 मुख्य कार्य हुआ है। पहला था चूक का सिद्धांत और उसके बाद हुआ था भारत के अंदर रेलवे का निर्माण। रेलवे के निर्माण भारत के अंदर इसके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो भारत में मुगल सम्राट कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आते समय अकबर यहाँ भारत का मुगल सम्राट था। अकबर का शासनकाल दोस्तों 1556 से लेकर 1605 ईस्वी के बीच में हुआ था। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, शाही चार्टर के अधिनियम के तहत भारत के अंदर शामिल हुई थी 31 दिसंबर 1600 के अंदर। ठीक है। और ये क्यों हुई थी? जो दक्षिण पूर्वी एशिया है और भारत के साथ जो व्यापार के अंदर जो शोषण हुआ था, वहाँ पे एक अंग्रेजी कंपनी बनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अकबर के शासनकाल के दौरान। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन कब हुआ था? दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एक ये सोसाइटी थी, इसका गठन 1839 में हुआ। अब देखो, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में राजा राम मोहन राय के मित्रों में से एक मित्र थे, एक विलियम एडम के प्रयासों से यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन हुआ। उन्होंने जॉर्ज थॉमसन, विलियम एडनिस और मेजर जनरल बीक्स के साथ मिलकर कुछ बैठकें की और भारत के अंदर जो लोगों की दयनीय स्थिति उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने मीटिंगों के अंदर अपनी बात रखी और यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन किया। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, 1767 से लेकर 1769 के बीच में अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में युद्ध लड़ा जाता है, प्रथम आंग्लो मसूर युद्ध। इस युद्ध की समाप्ति कैसे हुई? तो इस युद्ध की समाप्ति हुई दोस्तों मद्रास की संधि के साथ। तो प्रथम आंग्लो मसूर युद्ध की समाप्ति हुई है मद्रास की संधि के साथ। तो दोस्तों, 1767 में मसूर हैदर अली के अधीन एक शक्तिशाली राज्य था। तो मसूर का राजा कौन था? हैदर अली। तो ये बहुत बड़ा राज्य था और यहाँ पर 1969 में एक युद्ध होता है अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में। तो इस युद्ध का नाम दिया गया आंग्लो मसूर युद्ध। आंग्लो मसूर युद्ध के अंदर दोस्तों हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा दिया था और इस युद्ध की समाप्ति हुई है कि संधि के साथ। उस संधि का नाम है मद्रास की संधि। ठीक है। और इस युद्ध के साथ ही हैदर अली ने पूरे कर्नाटक पर अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है। तो इस युद्ध की समाप्ति हुई है मद्रास की संधि के साथ। अगला आता दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम की संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों को क्या सौंप दिया था? तो दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार टीपू सुल्तान ने, मसूर का जो राजा था टीपू सुल्तान ने, अंग्रेजों को मालाबार सौंप दिया था। ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में डिटेल। 18 मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी और तत्कालीन मसूर के शासक, देखो पहले हैदर अली मसूर का शासक हुआ करता था, जब प्रथम आंग्लो मसूर युद्ध हुआ था। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी आ जाता है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने इस युद्ध के अंदर श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार आधा जो राज्य है वो अंग्रेजों को सौंप दिया। अब इस आधे राज्य के अंदर इसके मुख्य जो इलाके वो चले गए। कौन कौन से इलाके चले गए? मालाबार, कुर्ग, बारामेल और डिंडीगुल। ये जो 4 मुख्य इलाके थे ये अंग्रेजों में शामिल हो गए और यह श्रीरंगपट्टनम की संधि खत्म हुई। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत में ब्रिटिश पूंजी निवेश की सबसे बड़ी वस्तु क्या थी? तो दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत के अंदर जो सबसे बड़ी पूंजी निवेश की थी वो रेलवे में थी।
तो दोस्तों अंग्रेजों ने भारत के अंदर रेलवे में बहुत बड़ी पूंजी निवेश की थी। इसका मुख्य रीजन था तो भारत के भीतरी इलाकों के अंदर जो कच्चा माल उत्पादन होता था उसको बंदरगाह तक ले जाना। ठीक है, तो भीतरी इलाकों से बंदरगाह तक जो कच्चा माल ले जाना और बंदरगाह से वो माल आसानी से ब्रिटेन ले जा सके, तो यहाँ पे उन्होंने रेलवे का निर्माण किया। तो उन्होंने 16 अप्रैल 1853 में पहली ट्रेन चली दोस्तों इन्होंने मुंबई से ठाणे के बीच में। तो जो कच्चा माल है वो भीतरी इलाकों से बंदरगाह तक ले जाने के लिए इन्होंने रेलवे के अंदर अपनी बड़ी पूंजी का निवेश किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय नौसैनिक विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों 1946 के अंदर अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय नौसैनिक विद्रोह हुआ था। क्यों हुआ था? नौसेना रेटिंग विद्रोह 1946 में हुआ था। मूल रूप से तब शुरू हुआ जब जो नौसैनिक थे उनको जो खाना दिया जाता था वो खाना अच्छा नहीं था, तो वहां से एक विद्रोह की शुरुआत होती है और ये विद्रोह फिर बहुत बड़ा हो जाता है। तो बम्बई डोक विद्रोह के रूप में ये शुरू हुआ था, फिर ये जो नौसैनिक विद्रोह है आगे चला गया था। ठीक है, अगला है दोस्तों, डायर को ब्रिटेन की सरकार ने क्या कर दिया था? दोस्तों डायर ने जब जलियांवाला बाग में गोलियां चली थी तो अंग्रेजी सरकार ने डायर की उसको सेवा से निवृत्त कर दिया था। दोस्तों क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद जो जनरल डायर थे उसको सेना से इस्तीफा देने पे मजबूर किया। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण मार्च चल रहा था, मतलब प्रदर्शन चल रहा था रोलेट एक्ट के खिलाफ। वहां पर तत्कालीन जो जनरल थे जनरल डायर ने क्या किया था, वो जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था तो लोगों को बिना कोई चेतावनी दिए वहां पे लोगों पे गोलियां चला दी। तो दोस्तों यहाँ पे जो हजारों की संख्या में भारतीय यहाँ पे मारे गए थे। तो इसकी सजा के तौर पे जो ब्रिटेन के जो संसद ने एक मतलब जरा सी इसको एक सजा दी, उसको दिया था कि आपको सेना से निकाला जाता है या आपको ब्रिटिश इंडिया से निकाला जाता है। तो मतलब हजारों लोगों की मृत्यु के ऊपर एक ही सजा दी कि आपको सेवा से निवृत्त किया जाता है। ये था ब्रिटिश सरकार का न्याय। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पर, भारत को स्वतंत्रता देने के प्रति ब्रिटिश दृष्टिकोण आंशिक रूप से क्यों बदला? तो इसके मुख्य रीजन है, पहला रीजन ये बता रहे हैं ब्रिटेन की सरकार में बदलाव, दूसरा है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव, तीसरा है भारतीय राष्ट्रवाद का बढ़ता जुआर। तो दोस्तों इसके तीनों आंसर सही है। पहला, ब्रिटेन की सरकार चेंज हुई थी और 1942 के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन थोड़ा कमजोर हो गया था। तीसरा, भारत के अंदर राष्ट्रवाद बहुत बढ़ गया था क्योंकि 1942 के आसपास ही गांधी जी ने भारत छोड़ो अभियान चलाया। उसी समय में सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे एक सेना खड़ी कर दी थी, आजाद हिंद फौज की सेना। तो ऐसे करके यहाँ पर राष्ट्रवाद का जुआर काफी आगे बढ़ गया था। तीनों आंसर इसके सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1650 में कंपनी के एक कर्मचारी गैब्रियल बोटन ने कहाँ पर व्यापार के लिए लाइसेंस प्राप्त किया था? तो दोस्तों बंगाल में गैब्रियल बोटन को यहाँ पे व्यापार के लिए लाइसेंस मिला 1650 ईस्वी में। दोस्तों इस 1650 में यहाँ पर गैब्रियल बोटन को यहाँ पे लाइसेंस प्राप्त होता है और 1651 में बंगाल के ही हुगली नामक जगह पे यहाँ पे अंग्रेजी कारखाना भी स्थापित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पर कब्जा कब किया? दोस्तों बम्बई पर कब्जा किया चार्ल्स द्वितीय के दौरान। क्या हुआ था देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्ल्स द्वितीय के दौरान बम्बई को छीन लिया था। 21 मई 1662 को इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल के राजा जॉन चतुर्थ के बीच में यहाँ पे एक संधि होती है, विवाह संधि होती है। कैथरीन की शादी करवा दी जाती है इनके साथ और शादी के अंदर मुंबई को इनको दे दिया जाता है। कुल मिला के दहेज के अंदर मुंबई को दे दिया जाता है चार्ल्स द्वितीय को। तो यहाँ पर विवाह जैसी एक संधि होती है और मुंबई को चार्ल्स द्वितीय को सौंप दिया जाता है और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो जाता है मुंबई पर। नेक्स्ट आता दोस्तों, मोरले मिंटो सुधार कब हुए थे? तो दोस्तों मोरले मिंटो सुधार हुए थे 1909 के अंदर। अब क्या होता है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत मोरले मिंटो सुधार यहाँ पे जाना जाता है। क्या हुआ था, यूनाइटेड किंगडम की जो संसद है वहाँ पे एक अधिनियम पारित हुआ जहाँ पर ब्रिटिश शासन के अंदर जो भारतीय है, भारत के अंदर भारतीयों की जो भागीदारी उसको वृद्धि की थी। मतलब ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो यहाँ का प्रशासन है वहाँ पे भारतीयों की भागीदारी थोड़ी बढ़ा दी थी मोरले मिंटो सुधार के तहत 1909 के अंदर। गांधी जी के प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान अंग्रेजों से किया गया था, कौन से सन में किया गया था? गांधी जी का भारत छोड़ो अभियान है दोस्तों 1942 में शुरू हुआ था। ठीक है, इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को। मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत हुई थी और इसको आगे चल के अगस्त क्रांति भी कहा गया।
कौन से लॉर्ड को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? दोस्तों, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ये किसी अधिनियम द्वारा अधिनियमित नहीं है, कोई अधिनियम ऐसा नहीं आया था, केवल यहाँ पे एक प्रस्ताव पारित हुआ था 1882 में। इसके तहत लॉर्ड रिपन को यहाँ पे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में हत्या किए जाने वाला एकमात्र वायसराय कौन था? तो दोस्तों, लॉर्ड मेयो की भारत के अंदर हत्या हुई थी, एकमात्र वायसराय था। दोस्तों, 8 फरवरी 1972 को अंडमान और निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में एक अफरीदी पठान शेर अली अफरीदी ने लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। किसने की थी? अफरीदी पठान थे शेर अली अफरीदी, इन्होंने लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी 8 फरवरी 1972 को। ये भारत के अंदर मारा जाने वाला एकमात्र वायसरॉय था। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, इस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत के अंदर डाक टिकट की शुरुआत की थी? दोस्तों, इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने भारत के अंदर डाक टिकट की शुरुआत की थी। लॉर्ड डलहौजी ने 1-2 काम और किए थे। पहला किया था रेलवे की शुरुआत की थी भारत के अंदर, टेलीग्राम की भी शुरुआत भारत के अंदर इसी ने की थी, और PWD का भी गठन भारत के अंदर लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो ये 3 मुख्य कार्य इसके कार्यकाल के दौरान हुए थे। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकार किया? दोस्तों, यहाँ पे नाम आता है डिज़रायली का, ये आप नाम देख रहे हैं, पहला आंसर इसका डिज़रायली। ब्रिटिश संसद के सदस्य, वहाँ की जो संसद है उसको कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन, तो वहाँ के सांसद बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकार किया। तो वीडी सावरकर थे, दामोदर दास सावरकर, इन्होंने जो ये विद्रोह था 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बताया। तो भारतीय दृष्टिकोण से सावरकर ने इसको पहला स्वतंत्रता संग्राम बोला, और ब्रिटेन की संसद के अकॉर्डिंग जो वहाँ के सांसद थे डिज़रायली, उन्होंने इसको राष्ट्रीय विद्रोह स्वीकार किया। दोस्तों, ये थी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने देखा ब्रिटिश इंडिया के बारे में। इसके पार्ट 2 के अंदर हम इस चीज़ों को और भी डिटेल के अंदर आगे देखेंगे। उम्मीद है आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है। हमारे इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल पर मौजूद और भी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।